नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप अगर तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, आरपीएससी, चाहे वो झारखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो, किसी भी प्रदेश से आप हैं और आप चाहते हैं कि आपका चयन श्योर हो, तो आज ही जुड़े हमारे साथ। अभी आपने देखा, आप हमारे यूट्यूब पर देखेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल ग्रुप, आप देखेंगे ढेर सारे लड़के अभी हमारे जो मित्र हैं वो बीपीएससी में सिलेक्ट हुए। जो अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया पीजीटी का, तो पीजीटी के बॉटनी और जूलॉजी में जो लगभग हमारे मित्र सिलेक्ट हुए हैं वो लगभग 15 मित्र सिलेक्ट हुए हैं। और अभी झारखंड का लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसमें हमारे लगभग 7 मित्र जो हैं वो सिलेक्ट हुए। हमने सबकी सूचना, सबके स्क्रीनशॉट, वॉइस रिकॉर्डिंग सब आपको हमने ग्रुपों पे उपलब्ध कराई, अपने यूट्यूब पे डाली है। तो बहुत सारे मित्र सिलेक्ट हुए हैं, आप भी हिस्सा बनिए। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 300 मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न प्रदेशों में एज लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज सहायक अध्यापक और अभी ये लैब असिस्टेंट में भी कई सारे मित्र हुए हैं, तो चयनित हुए हैं। आज ही हमें जुड़े, आज ही ज्वाइन करें। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप हमारे ऐप को डॉक्टर नोट्स बायो को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अभी हमारा ऑफर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, अभी ऑफर चल रहा है। तो एक हमारा बैच जो 1199 का, वो आपको मिलेगा 1099 का, और जो हमारा 799 का है वो 699 का अवेलेबल है, और जो बैच हमारा 1099 का है वो हम आपको 999 में अवेलेबल है। आप कूपन डालेंगे डी, और ये केवल यही 10 तारीख तक ही अवेलेबल है। डी 2024 जैसे ही डालेंगे वैसे ही कूपन अप्लाई करने के लिए बाय नाउ पे जाएंगे, कूपन अप्लाई का ऑप्शन आएगा, जैसे आप डालेंगे वैसे ही 100 रुपए माइनस हो जाएंगे। आज ही ज्वाइन करें। और हमारा एक प्रैक्टिस बैच है 499 का, तो आज ही ज्वाइन करें। इसके साथ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। सिलेक्शन हमारी गारंटी है, मेहनत आपका, सिलेक्शन देना काम हमारा है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 वाला क्वेश्चन नंबर हमने आपको इससे पहले बता दिया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 48 पे डालते हैं। ये 48 नंबर पे नजर डालते हैं। क्या कह रहा है? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन। देखिए, ब्रीडिंग की जो तकनीकी होती है, ब्रीडिंग की जो तकनीकी होती है, आप जब बायोटेक्नोलॉजी वाला पेपर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट के कुछ चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग के नाम से आपको अवेलेबल रहेंगे। पहले बीएससी थर्ड ईयर में होता था और एमएससी फाइनल में आता था प्लांट ब्रीडिंग। प्योर लाइन सिलेक्शन अगर आपने को याद हो, तो प्लांट जो इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित ब्रीडिंग किससे कराई जाती है, विभिन्न प्रकार के रसायनों से। इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित करके ब्रीडिंग किसकी कराई जाती है, तो देखिएगा मछली प्रजनन जो होता है या फिश ब्रीडिंग जो होती है वो प्रायः इंड्यूस्ड होती है। और इससे क्या करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मछलियां प्राप्त करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा इंड्यूस्ड करते हैं निषेचन के लिए, और ज्यादा निषेचित करने के लिए, जिससे हमें मछली का जो उत्पादन हो वो ज्यादा मिल सके। तो ये है फिश ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीचेज इज यूज्ड इन ब्लड एंटीकोगुलेंट। अगर आपने गांव में सुना हो तो लोग कहते हैं कि जोंक है, जोंक को मार कर और गर्म तेल में खौलाकर और उसका तेल छानकर बालों में लगाने से बालों का जो झड़ना होता रुक जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो चूंकि जो जोंक होती है वो कैसी होती है, तो जोंक जो होती है रुधिरहारी होती है, यानी ये ब्लड सकिंग करती है, ब्लड को भोजन के रूप में यूज करती है। और ये जिस स्थान पे जानवरों के, मनुष्यों के, आप धान के खेत में ज्यादा पाई जाती है या तालाबों में जोंक ज्यादा पाई जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो तालाब होते हैं वहां जब जोंक होती है, कोई नहाने गया तो उनके शरीर में जोंक चिपक जाती है, वो क्या करती है, जिस स्थान पर चिपकती है वहां एंटीकोगुलेंट छोड़ती है। एंटीकोगुलेंट कौन है? हिरुडीन। उसमें क्या पाया जोंक में? हिरोडीन। और हिरोडीन जहां आ जाता तो ब्लड का क्लॉट नहीं होता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता।
ब्लड क्लॉट नहीं होता, रक्त का थक्का जमता नहीं, तो ब्लड प्रॉपर जोंक खींचती रहती है। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो जोंक रक्त नहीं खींच पाएगी। तो ब्लड की जो जोंक की लार होती है उसमें हिस्टडीन पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो ये हेयर में किस प्रकार लाभदायक है? तो ये माना जाता है कि जब हेयर में हिस्टडीन जाता है तो ये जो हेयर्स है यहाँ का ब्लड क्लॉट ना होके पतला हो जाता है, जिससे बालों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है और मजबूत होते हैं, ये माना जाता है। और तो उसमें क्या पाया जाता है? हिस्टडीन पाया जाता है। हिपैरिन क्या पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हिपैरिन ब्लड में। और हिस्टडीन ये जोंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए 49 का हम सही क्या करेंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेसेंटल इन मैमल्स और यूथेरियंस। देखिएगा 3 प्रकार के मैमल्स को सॉरी जो जीव हैं कॉर्डेट्स में वो 3 प्रकार में बांटे गए, यानी मैमल्स जो मैमेलिया ग्रुप है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। जो मैमेलिया क्लास है उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। यूथीरिया में हम लोग आते हैं और मेटाथीरिया में जो आता है कंगारू आता है, और जो प्रोटोथीरिया में आता है प्लेटिपस आता है, जिसमें चूचक नहीं पाए जाते हैं, वो अंडे देता है और बच्चों को दूध भी पिलाता है। तो वो आद्य प्रकार के मैमेलिया हैं। तो उनमें कहता है किस प्रकार का प्लेसेंटा देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा। तो उसका सही आंसर है एलेंटॉइस एंड कोरियन। तो ऑप्शन सी लगाएंगे और इसका आंसर आयोग ने आल माना है। उन्होंने कहा सब सही है। अब आयोग ने माना है तो उसी की मानेंगे, मगर इसका आंसर सी सही होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following enzyme catalyze the interconversion between glucose 1-phosphate and glucose 6-phosphate, which represent branch point the carbohydrate metabolism? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज 1-phosphate और ग्लूकोज 6-phosphate के बीच अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है, जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय का एक शाखा बिंदु प्रतिनिधित्व करता है? वो कौन सा है? तो वो है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। तो ऑप्शन इसका हम डी को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में चलेंगे। कहता है द लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी है? तो लार्जेस्ट जो सलेवरी ग्लैंड है, तो आप सब जानते हैं हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 ग्रंथियां देखने को मिलती हैं सलेवरी ग्लैंड? पहले आती है सबलिंगुअल। कौन आती है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये कहां पाया जाता है? ये टंग जो हमारी जीभ होती है, ये मान लेते हैं जीभ है, तो ये यहाँ किनारों पर पाई जाती है सबलिंगुअल। फिर आता है दूसरी आती है, दूसरी कौन सी आती है? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर आती है। सब मैंडिबुलर कहां पाई जाती है? लोकेट बिलो द जा। जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़ा के जो बिलो साइड में या नीचे देखिएगा, जीभ से देखिएगा तो अगर आप मुंह आएंगे तो धार भी कभी पिचकारी निकल दी, जीभ के नीचे यहां पाई जाती है, जीभ के ठीक नीचे। तो ये होती है सब मैंडिबुलर। और एक आती है पैरोटिड। कौन सी आती है? पैरोटिड। पैरोटिड पैरोटिड कहां पाई जाती है? तो ये यहां पाई जाती है। जो पैरोटिड पाई जाती है ये और ये यहां दोनों ओर हमारे ये पैरोटिड पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी है? पैरोटिड। तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। और ध्यान रखिएगा, और ये जो पैरोटिड है, पैरोटिड क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। सैली सॉरी सैलिवरी ग्लैंड है। स्लेवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी प्रकार की ग्रंथि है। तो ये हम ऑप्शन ए करेंगे कि स्लेवरी ग्लैंड जो है वो सब प्रकार की होती है। और इसका काम क्या होता है सलाइवा का? तो ये क्या करता है? इसमें एमाइलेज, कभी कभी पूछ देता कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है। और ये और क्या करता है? ये पीएच को मेंटेन करने में भी मदद, खाना को लुब्रिकेंट बनाता है जिससे हम खाना को निगल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कंटेम्परेरी मॉडर्न ह्यूमंस? मॉडर्न ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या? तो आप समझ सकते इस समय जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या? होमो सैपियंस है। तो हम ऑप्शन सी को सही करेंगे, होमो सैपियंस है।
अच्छा, होमो हैबिलस क्या होता है? पहले तो हमारा ऑप्शन तो ये सही हो गया सी वाला, मगर होमो हैबिलस क्या होता है? तो होमो हैबिलस की अगर बात करें तो इसे लीके ने डिस्कवर किया था। किस वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था? लीके ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1900 कब किया था? 60 से लेकर 72 के बीच में इसको काम किया और लीके ने इसको डिस्कवर किया। और कहाँ किया था? अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में, ध्यान रखना, पूर्वी अफ्रीका में इसको डिस्कवर किया था। ओल्डोवाई गॉर्ज चट्टानों से इसको प्राप्त किया था। किसको? होमो हैबिलस को। और इसका लगभग वजन जो था लगभग 50 केजी था और इसकी जो लंबाई थी 1.2 से लेके 1.5 मीटर तक थी। और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? क्रेनियल कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी थी? तो वो लगभग 680 सीसी थी, क्यूबिक सेंटीमीटर थी। कितनी? 680 सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ध्यान रखिएगा, यहां से पूछते हैं। और ये कैसे थे? सर्वाहारी थे। होमो हैबिलस की बात कर रहे हैं। होमो हैबिलस के थे सर्वाहारी थे, मांस भी खाते थे और पेड़ पौधों को भी भक्षण करते थे। और क्या था? ये नुकीले औजारों का प्रयोग करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मानव का है पेडिग्री, वो आपको पढ़नी है। यूपी पीजीटी टीजीटी में एक क्वेश्चन जरूर यहां से 1 या 2 क्वेश्चन उठाता है, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम होमो इरेक्टस की बात कर लें, किसकी बात कर लें? होमो इरेक्टस की अगर बात कर लें तो होमो इरेक्टस जो था, ये क्या था? जो होमो इरेक्टस था तो ये लगभग होमो इरेक्टस था 5 से लेके 15 लाख वर्ष पूर्व था। और इसके अंतर्गत मानव कौन कौन से आते हैं? इसी के अंतर्गत जावा मानव आता है होमो इरेक्टस में, और इसी में पेकिंग मैन्स भी आता है। जब आप पढ़ेंगे तो जावा और पेकिंग भी पढ़ना पड़ेगा। होमो निंडरथल मैन की अगर बात करें, होमो निंडरथल मैन क्या है यहां बता दें। होमो निंडरथल मैन्स की ये ले लें, पेन ले लें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। होमो निएंडरथल की बात करते हैं। ये क्या था? तो ये जर्मनी में प्राप्त किया गया। जर्मनी में इसके जर्मनी में इसके अवशेष प्राप्त किए गए। निएंडरथल घाटी में प्राप्त किए गए। कहाँ प्राप्त किए? निएंडरथल घाटी में। और निएंडरथल घाटी में चूंकि ये मिले तो इनका नाम ही निएंडरथल मैन रख दिया गया उस घाटी के नाम के आधार पर। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? खोजा किसने था इसके अवशेष को? तो डिस्कवर करने का फोहलरॉट बोलते हैं, यफ रॉट ने इसको 1956 में डिस्कवर किया था। इनकी अगर लंबाई की बात करें कितने लंबे होते थे, तो ये माना जाता है 1.6 मीटर तक लंबे थे। ये बुद्धिमान थे। ये क्या थे? बुद्धिमान थे। और ये चकमक पत्थर जो होता है, चकमक पत्थर के औजार बनाते थे। और ये माना जाता है कि ये पालतू जंतु और कृषि करना नहीं जानते थे। इनमें पालतू जंतु बनाने की और मतलब वो करने की जानकारी का अभाव था। लेकिन यह मुर्दों को रीति रिवाज से दफनाते थे। कौन? होमो निंडरथैलेस जो मानव थे, वो क्या करते थे? रीति रिवाज से मुर्दों को दफनाते थे। और क्या करते थे? तो और ये बता दें, इनमें लगभग बोलने की क्षमता या छोटी मोटी भाषा डेवलप हो चुकी थी। तो ये था। तो चूंकि उसने कंटेम्परेरी मॉडर्न ह्यूमंस की बात की, तो होमो स्पीसीज होगा, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन ल्यूकोसोलिनिया वाटर इंटर्स थ्रू द ऑस्टिया एंड गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो इस प्रकार का ये अगर कैनाल सिस्टम बनाएंगे ये ऐसे, ये हमारा हो गया ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। और इस पे छोटे छोटे जो छिद्र हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये हैं ऑस्टिया। इस प्रकार का अगर कैनाल सिस्टम का चित्र बनाए तो ये कैनाल सिस्टम कैसे बनेगा? ये हमारा हो गया ऑस्कुलम और ये हो गए ऑस्टिया। तो वाटर यहां से जाता है और इसके जो बीच की कैविटी है उसे स्पंजोसील बोलते हैं। स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। वाटर यहां से जाता है और ऑस्कुलम से बाहर
निकल जाता है। ल्यूकोसोलिनिया में इस प्रकार का एस्कॉन सिस्टम, एस्कॉन प्रकार का सिस्टम बोलते हैं एस्कॉन। साइकॉन प्रकार का क्या होता है, तो ये इस तरह से फोल्डेड होता है, ये ऐसे करके ये जगह जगह पर फोल्डेड होता है। इस प्रकार के जो कैनाल सिस्टम है उसको प्राय हम साइकॉन और ल्यूकॉन प्रकार का क्या होता है, और या रेगॉन पर, ये अति कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हम लगाएंगे एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। चलिए ठीक है, तो हमने लगा दिया एस्कॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्योंकि एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और जो ऑक्सीशोषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन ए। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है, या सुसाइडल, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और अक्सर क्वेश्चन पूछाता है इसमें कैसे एंजाइम होते हैं, तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं, लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। न्यूक्लियस क्या है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, पूरी कोशिका का नियंत्रण केंद्र करता है। चलिए, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct about the phylogeny of elephant। एलिफेंट की अगर फाइलोजेनी देखिए, यूपी में जो एलिफेंट की फाइलोजेनी नहीं पढ़ाई जाती है, हो सकता है मैं कानपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं पढ़ाया जाता है। और हाँ, ये पहले एलिफेंट की, अगर आपके पास पुरानी बुक पढ़ी होगी, वही लगभग पुरानी वाली बुक, तो वहां पेडिग्री आपको पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था, वहां पर जो था वो पेडिग्री पढ़ाई जाती थी, मगर इधर पेडिग्री नहीं पढ़ाई जाती है। हम लोगों के यहाँ हॉर्स की है पेडिग्री और ह्यूमन की पेडिग्री है बस। तो चलो, ये कह रहा है नॉट करेक्ट अबाउट फाइलोजेनी ऑफ एलिफेंट, तो ये कह रहा है फिहोमिया लिव्ड ड्यूरिंग द प्लेस्टोसिन इपोक, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग कंटेनिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग बिलोंग टू द विच टाइप। देखिए, योग के आधार पर जिनमें योग नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, योग बिल्कुल नहीं होता है या अब्सेंट होता है, उन्हें ए लिसाइथल एग बोलते हैं। यानी ए लिसाइथल एग क्या होते हैं, योग लेस होते हैं, योग लेस होते हैं, यानी योग का अभाव होता है, पीतक का अभाव होता है। पॉलीलिसाइथल क्या होते हैं, पॉलीलिसाइथल में क्या होता है, योग जो होता है वो क्या होता है, हाई हाई लेवल पे पाया जाता है, यानी ज्यादा हाईली प्रेजेंट रहता है, ज्यादा पाया जाता है। माइक्रोलिसाइथल पे क्या है, योग जो होता है, योग जो होता है वो माइन्यूट लेवल पर होता है, बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा होती है, थोड़ी सी। मीजोलिसाइथल में होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट, ना योग बहुत ज्यादा होता है ना तो योग बहुत कम होता, मध्यम लेवल का योग पाया जाता है। तो इस प्रकार के एक को हम प्राय मीजोलिसाइथल के नाम से जानते हैं। तो हम आपको ये, आप हमारी वीडियो देखेंगे, हमने वहां ये एग से और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी जो क्वेश्चन आते हैं एक एक को हमने बाकायदा डिफाइन किया है, पूरी थ्योरी हमने पढ़ाई है। आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट करिए और आज ही हमारे कोर्स को परचेस करिए। इतनी फीस है कि जितना आपके यूकेजी के 1 महीने के बच्चे का समझ लो ट्यूशन फीस होगी। ट्यूशन में तो 1000 दो हजार लेते हैं, 799, 499, 1199 ये फीस है पूरे कोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजिन फाइबर सिक्रीटेड बाय मेसेनकाइम सेल आर टर्म्ड। जो स्पंजिन होता है, स्पंजिन पाया किस में जाता है, तो स्पंजिन पाया जाता है पोरीफेरा में, पोरीफेरा में। और कहता है पोरीफेरा में 3 परतें होती हैं। पहले होती है एक्टोडर्म, 2 परतें होती है एक्टोडर्म, और अंदर होती है इंडोडर्म, सॉरी इंडोडर्म, इंडोडर्म, और बीच में एक लिक्विडी पार्ट भरा रहता है तरल, जिसको हम मेसेनकाइम बोलते हैं, मेसेनकाइम के नाम से जानते हैं। इसमें अमीबोसाइट वगैरह सेल है, इनमें कई सेल्स होती हैं। तो कहता है वो कौन सी सेल्स होती है जो इस स्पंजिन को स्रावित करती है, तो स्पंजियोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो स्पंजिन को स्रावित करती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ कार्ड। कहता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या बनने की क्रिया को हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम स्पर्मोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मोजेनेसिस के नाम से, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रेड नेम ऑफ मी मीफेप्रिस्टोन? मीफेप्रिस्टोन, इसको अंडरलाइन करेंगे। विच इज सिंथेटिक स्टेरॉइड ड्रग द प्रिस्क्राइब्ड द इंड्यूसिंग एबॉर्शन ड्यूरिंग अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी? एक्चुअली में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, यानी आपके ना चाहते हुए गर्भ ठहर जाता है, उस स्टेज पे क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं और अनवांटेड, कई सारे नाम आते हैं, अनवांटेड आता है, अनवांटेड के नाम से मैनकाइंड की टेबलेट आती है जो लगभग 3 माह 90 दिन तक के गर्भ को गिरा देता है, या आईपीएल के नाम से आती है, आईपीएल के नाम से आती है जो लगभग 90 दिन के तक के गर्भ को गिरा देती है। और अब तो ऐसा भी होने लगा है, अनवांटेड जो अनवांटेड है, अनवांटेड 72 भी आने लगी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं किसी ने सेक्स किया बिना प्रोटेक्शन के, और सेक्स करने के बाद उसको लगा कि गर्भ ना ठहर जाए, तो इस गोली को, अनवांटेड 72 को मतलब 48 घंटे के आसपास, मतलब सेक्स करने के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर अगर आप दे देते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन जो ओवा और स्पर्म का है वो नहीं होगा। ये अनवांटेड 72 के नाम से आती है। तो वो कह रहा है, इसमें यही आता है, मिफ्रोप्रिस्टोन आता है। मिफ्रोप्रिस्टोन कहता है इसका स्टेरॉइड है, ये किस नाम से आती है मार्केट में? तो RU486 के नाम से आती है। ये दवा करती क्या है? ये एक्चुअली में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्मोन जो सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रोक देता है, सिक्रीशन यानी स्रावन से रोक देता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे रुका तो वो बच्चा ऑटोमेटिक एबॉर्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है, और ब्लीडिंग होती और बच्चा साफ होकर निकल जाता है। तो वो है RU486। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when do greenhouse gases cause global warming? When do greenhouse gas cause global warming? ग्रीन हाउस गैस कब ग्लोबल वार्मिंग कारण बनती है? तो ध्यान रखिएगा, जब एक्सेस में हो, सांद्रता ज्यादा हो, तब। कहता है जब उनकी एकाग्रता, या when their concentration is increased, बिल्कुल जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग बनाने लगेंगे। when ग्रीन हाउस गैस रिलीज इन बैलेंस, बैलेंस में होगी तो कैसे बनाएगी? तो ये तो पहले गलत है। when their concentration डिक्रीज, कम होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। when there are no ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसें ना हो, कोई मतलब नहीं। ऑप्शन ए सही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the given stage of mitosis which is the last phase? माइटोसिस की लास्ट फेज क्या है? तो ध्यान रखिएगा, माइटोसिस क्या होता है? सूत्री विभाजन। ये वेजिटेटिव सेल में पाया जाता है, या सोमैटिक सेल बोल सकते हैं, सोमैटिक सेल में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सोमैटिक कोशिका में। माइटोसिस की 4 अवस्थाएं होती है। पहली कौन है? प्रोफेज। दूसरी कौन है? मेटाफेज। तीसरी कौन है? एनाफेज। और चौथी कौन है? टीलोफेज। तो कहता है लास्ट फेज कौन है? तो ऑप्शन है चौथा, टीलोफेज। तो यहाँ टीलोफेज डी में दिया है, तो ऑप्शन डी को हम सही कर देंगे। पहली अवस्था कौन है? प्रोफेज। दूसरी कौन है? मेटाफेज। तीसरी कौन है? एनाफेज। चौथी कौन है? टीलोफेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरीन लाइफ इज आल्सो नोन एज, जो मैरीन लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समुद्री जीवन का जो वितरण होता है, के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम होलोबायोटिक वितरण के नाम से जानते हैं, या होलोबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
द टारपीडो इज कॉमनली नोन एज, टारपीडो को हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो टारपीडो को हम इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। ये बिजली उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ये प्राय बिजली उत्पन्न करती है। और सी हॉर्स को किसको नाम से जानते हैं? तो सी हॉर्स को हिप्पो कैंपस के नाम से जानते हैं। इसमें मेल बच्चों को मतलब पैरेंटल केयर देता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार यूपी पीजीटी में पूछा गया है। हिप्पोकैम्पस है जो मेल पैरेंटल मतलब जो मेल होता है वो पैरेंटल केयर करता है। सकर फिश कौन सी होती है? तो सकर फिश इकाइनिस को जानते हैं। इकाइनिस को सकर फिश। ग्लोब फिश किसको बोलते हैं? तो टे, टेट्राडॉन को बोलते हैं। टेट्राडॉन को बोलते हैं ग्लोब फिश। तो ऑप्शन यहां चूंकि उसने पूछा है टारपीडो का, तो ऑप्शन बी सही करेंगे, इलेक्ट्रिक रे को हम सही करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेल ऑर्गेनेल्स दैट फॉल्स अंडर cytomembranes. Find the cell organelles that falls under साइटोमेम्ब्रेन। साइटोमेम्ब्रेन के अंतर्गत आने वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है? तो देखिएगा इस तरह के आपको कोशिका के अंदर इस तरह लंबी लंबी छड़नुमा अनियमित संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। जो सेल साइटोमेम्ब्रेन का बना होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम अंडर द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल होते हैं? तो इस तरह के अगर चलेंगे, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह ट्रॉफिक लेवल होते हैं। इसमें कौन से आते हैं? इसमें प्लांट आते हैं। इसमें क्या आते हैं? प्लांट। इसमें क्या आते हैं? प्लांट को खाने वाले हार्बीवोरस। और इसमें क्या आते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस। इसमें क्या आते हैं? सेकेंडरी कार्निवोरस। इसमें आते हैं टर्सरी कार्निवोरस। इस तरह आते हैं। तो कहता है द्वितीय पोषी स्तर या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा? तो हार्बीवोरस आएंगे। जबकि फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट और ये तीनों के तीनों प्राइमरी किसके हैं? प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। ट्रॉपिक तीनों के तीनों प्लांट है। हार्बीवोरस जो है, जैसे कि चूहा है या कोई छोटी मछली है जो सिर्फ घास या फूस को खाती है, वो है। ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? सेकेंड पे हार्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which hormone is secreted into the circulation by the corpus luteum in the ovary? Which hormone secreted in corpus luteum? कार्पस ल्यूटियम से कौन कौन हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम से कई हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक तो होता है पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन के बाद और कौन सा हार्मोन आया? तो आया इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। और एस्ट्रेडियल, डीएल हार्मोन, इतने हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसमें से रिलैक्सिन दिया, बकाया तो कुछ नहीं दिया रिलैक्सिन, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। ग्लूकागॉन कहाँ से स्रावित होता है? तो अल्फा सेल, पैंक्रियाज की अल्फा सेल से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पे चलते हैं। absorb all color except blue which the reflects making spider and ब्लड एपियर ब्लू। कहता है जब हम लाइट डालते हैं तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, केवल मकड़ी का खून जो होता है नीला दिखाई देता है, या वो मकड़ी नीली दिखाई देती है रात्रि में। वो ऐसा क्यों होता है? वो कहता है उसके ब्लड में हीमोसाइनिन कॉपर पाया जाता है, तो उसके कारण। तो 68 का जो हम ऑप्शन सही करेंगे, 68 में हम ऑप्शन सही करने वाले हैं हीमोसाइनिन को या सी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is the type of metamorphosis with the total 4 stage, namely egg, larva, pupa and adult? पूरा मेटामॉर्फोसिस होता है, उसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। Watson Crick model, two strand of DNA double helix held together by the bonds between nitrogenous bases opposite strand। तो अगर आप देखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये इस तरह से हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल बनाते हैं, और यहाँ इस तरह का कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं और कहीं डबल कहीं ट्रिपल।
तो आप सब जानते हैं एडेनिन के साथ हरदम थायमिन जुड़ता है डबल बॉन्ड से, ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन, और ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा आएगा सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The movement of nutrient element through the various components abiotic and biotic of an ecosystem is called। कहता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों अजैविक और जैविक के माध्यम पोषक तत्वों का चलन, मतलब पोषक तत्व जीवों में गए, मतलब प्लांट में गए, प्लांट को जिसने खाया उसमें गए, फिर उसको जिसने खाया उसमें गए, लास्ट में वो मर गया, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर वो ये जो चलता है इसको जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियो केमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए के नाम से हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड द डेड एंड डीके मैटर। वो जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म दैट फीड डेड एंड डीके मटेरियल, उनको हम किसके नाम से जानते हैं? उनको हम डीकंपोजर के नाम से जानते हैं। तो 72 का हमारा आंसर जो सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, begins the first meiotic division but then halt the until later life when the complete the division it developing follicle। पहला अर्धसूत्री विभाजन शुरू करता है लेकिन फिर जीवन के उत्तरार्ध तक रोक देता है जब यह एक विकासशील कूप इस विभाजन को पूरा कर लेता है। तो ये कब होता है? तो इसका 73 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, प्राइमरी oocytes। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ओयस्टर बिलोंग टू द। पर्ल ओयस्टर कौन होता है? मोती, ध्यान रखना, मोती जो सीप होती है पर्ल ओयस्टर, वो किससे संबंधित है? आगे पिनकडाडा वल्गेरिस, ध्यान रखना, ये जो मोती उत्पादन होता है यूपी में क्वेश्चन फेवरेट है। हर बार इकोनॉमिक जूलॉजी से एक क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि भारत में मोती का उत्पादन किससे होता है? पिनकडाडा वल्गेरिस से होता है। ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। वो किसका सदस्य है? तो वो प्रायः मोलस्का का है। सीप किसका है? मोलस्का का है। तो सिंपल सी बात है, मोलस्का का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। कहता है नेचुरल जो रेजिडेंस होता है, सॉरी रेजिस्टेंस बोला था, नेचुरल जो रेजिडेंसेस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म नोन एज, जो जीव का नेचुरल रेजिडेंस होता है उसे हम हैबिटाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिटाट। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स करिएगा, हमें अपने कमेंट्स, अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ नमस्कार।